भीम साथियों साथियों ये साजिश है या इत्तेफाक कि 1990 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया, मंडल कमीशनों की सिफारिशों को लागू किया और 1992 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उसको लागू कर दिया। और जो मौजूदा सरकार थी उस समय कांग्रेस की 1992 में, उसने अचानक इस देश के अंदर निजीकरण की नीतियां ला दी। क्या इन सब चीजों के अंदर कोई तालमेल है? क्या आरक्षण को खत्म करने की कोई साजिश थी क्या? क्योंकि ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद 49.5% टोटल आरक्षण हो गया। पहले 22.5% SC/ST का रिजर्वेशन था 1990 तक। उसको भी ये लोग उसके खिलाफ कैंपेन चलाते थे कि ये हमारा 22.5% जो SC/ST का रिजर्वेशन है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन ये समझने की बात है कि जो 22.5% रिजर्वेशन SC/ST का था और उसके बाद बचा 77.5% जो हिस्सेदारी बची सरकारी संस्थाओं में, नौकरियों में, उसमें जो जनरल सामान्य वर्ग के जो लोग थे, वो सामान्य वर्ग के नाम पर ज़्यादातर जो सीटें हैं वो अपर कास्ट ले जाते थे। पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत कम मिलते थे, नौकरियां मिलती थी, उनकी भागीदारी कम होती थी। क्योंकि जनरल के लिए सीटें हैं तो जनरल की सीटों पर कोई भी आकर के जो भर देगा, एलिजिबल होगा, उसी को नौकरी मिल जाएगी। अब पिछड़े वर्ग के लोग ना उतने पढ़े लिखे थे, ना उतने अवेयर थे, खेती किसानी करते थे, उसमें मस्त थे, तो उनका जो सरकारी प्रशासनिक उसमें उनका रिजर्वेशन नगण्य था, ना के बराबर था। और ये बात कल श्री राहुल गांधी ने बोली वहाँ पर लोकसभा में, और ये अपने आप में हास्यास्पद बात है कि देखिए राहुल गांधी जी जो बात करते हैं कि आज उन्होंने कहा कि ये जो हलवा खा रहे हैं इसमें जो आदिवासी नहीं दिख रहे, पिछड़े अफसर नहीं दिख रहे, ये नहीं दिख रहे। तो लेकिन ये 1990 तक, 1950 से लेके जब संविधान लागू हुआ और 1990 तक पिछड़ों की हिस्सेदारी क्यों सुनिश्चित नहीं हुई? कांग्रेस ने क्यों नहीं की? काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। अब जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कर दिया तो कांग्रेस की सरकार ने 1992 में वो लागू होते ही 49.5% रिजर्वेशन लागू होते ही सरकारी संस्थानों को बेचने का, निजी हाथों में देने का उन्होंने फैसला कर लिया। और जो उसको कहते हैं निजीकरण की नीतियां, भूमंडलीकरण की नीतियां, उदारीकरण की नीतियां, ये देश के ऊपर थोप दी गई और सरकारी संस्थानों का बिकना शुरू हो गया। जिन जनरल क्लास के लोगों को कहा गया कि ये SC/ST के रिजर्वेशन से आपकी हिस्सेदारी मारी जा रही है, योग्यता के आधार पर होना चाहिए, मेरिट के आधार पर होना चाहिए, तो मेरिट के आधार पे आपको 77.5% नौकरियां तो मिल रही थी जब सरकारी था क्षेत्र। हर घर में, चाहे SC/ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, तमाम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित थी। क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा जो सिस्टम था, चाहे वो उसमें एयर इंडिया हो, बैंक्स हो, रेलवे हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, तमाम क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिसेज हों,
सब सरकारी थे, सब सरकारी में जितनी वैकेंसियां निकलती थी तो उसमें बराबर बराबर का संविधान के अनुसार SC ST की भी सुरक्षा गारंटी थी। क्योंकि देखिए, जब तक OBC रिजर्वेशन नहीं हुआ तो OBC को वहाँ पर नौकरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई। जनरल के नाम पर जो 15% लोग हैं अपर कास्ट, वही लेके चले जाते थे। और SC ST का क्योंकि रिजर्वेशन तय था, वो गारंटी थी, तो उनको मजबूरी था उनमें नौकरियों में लेना, तो उनको मिल जाता था। और जब OBC का हुआ तो निजी करना शुरू कर दिया आपने। फिर भी 50%, 50.5% नौकरियां, तब भी जनरल को वो एक तरह की गारंटी हो गई कि 15% लोगों को 50 नौकरियां मिलेंगी 100 में से, और बाकी 85% को 50% में। लेकिन फिर भी रिजर्वेशन के खिलाफ हल्ला बोला गया। तो आज मैं इस बात पे कर रहा हूं कि जो 1992 में OBC रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी, उसके तुरंत बाद कांग्रेस सरकार ने, मौजूदा तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तुरंत उसको निजीकरण की नीतियां ला करके वो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की कवायद कर दी। देश के सरकारी क्षेत्र को बर्बाद करने की जो कवायद की, उस कवायद के लिए आज जो लोग हैं, तमाम वर्गों के लोग आज उस निजीकरण के दुष्परिणाम को भुगत रहे हैं। 1992 में जो वो हुआ निजीकरण, तो पहली बाल्को कंपनी बेची गई। मुझे याद है आज भी, उस समय जो खूब हल्ला हुआ था, बाल्को कंपनी बिकी थी। वो नवरत्न कंपनी थी देश की, उस समय करोड़ों रुपए के मुनाफे में चलती थी, और तमाम देश के तमाम लोगों को उसमें SC ST वर्गों से लेकर के तमाम लोगों को नौकरियां मिलती थी। एक सरकारी नौकरी मिलने का मतलब होता था कि एक पूरे परिवार को सुरक्षा, क्योंकि वो सरकारी नौकरी की जॉब गारंटी थी। मेन बात थी सरकारी नौकरी की, कि नौकरी की गारंटी, कि उसको रिटायरमेंट तक, 58 साल तक, 60 साल तक, कोई बड़ा उसने अगर कोई वो नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो नौकरी उसकी कोई छीनेगा नहीं। उसके साथ साथ सरकारी शिक्षा की गारंटी थी कि भाई सरकारी शिक्षा सबको मिलनी है निःशुल्क, वो गारंटी थी। और तीसरी बात ये कि वो स्वास्थ्य सेवाएं, वो सब फ्री देना सरकार की जिम्मेदारी थी। बड़े बड़े अस्पताल थे, दिल्ली की बात करें तो ये सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, ये आपका यहाँ पर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, और दिल्ली सरकार के बहुत सारे अस्पताल तब तक तैयार हो चुके थे सरकारी, तो लोगों को तुरंत जा कर के सरकारी अस्पतालों से दवाई मिल जाती थी। और उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी डिस्पेंसरियाँ होती थी, और NDMC वगैरह की और MCD की उनकी अपनी डिस्पेंसरियाँ, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल भी होते थे, तो उससे तमाम लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ मिलती थी, उनको निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिलता था, क्योंकि सब सरकारी क्षेत्र था। और डॉक्टर भी बढ़िया इलाज करते थे, क्योंकि उनको प्राइवेट कंपनियों की तरह उनको पैसा तो कमाना नहीं था, बनाना नहीं था। और उसके साथ साथ बिजली और पानी, ये दोनों भी सरकारी क्षेत्र में फ्री तकरीबन देने की गारंटी थी तमाम नागरिकों को, कम दरों में, सस्ती दरों में, और बिजली पानी देना जरूरी था। लेकिन इन तमाम, मैंने कुछ गिनाए जो इम्पोर्टेंट है, जो जीवन से जुड़े हैं, तो लेकिन इन तमाम में 1992 के बाद जो प्राइवेट खिलाड़ी हैं, प्राइवेट लाले बनी हैं, प्राइवेट कंपनियों को खुली छूट दे दी कि भैया आओ और अब जम के लूटो, आरक्षण तो खत्म करो ही करो। जो बाकी लोग हैं सामान्य वर्ग के, जो इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया है रिजर्वेशन के कारण, उनके आंखों में धूल झोंक दी गई आरक्षण की, कि आरक्षण की वजह से तुम्हारे हिस्सेदारी मारी जा रही है, तुम मेहनत करते हो, ये बिना मेहनत के आरक्षण पे कम नंबरों पे आ जाते हैं। अब वो लोग भी, वो जनरल क्लास जिसको कि 50% नौकरियां जिसकी गारंटी थी मिलनी है सरकारी क्षेत्र में, अब वो भी उसके बाद ठेकेदारी में या कच्चे कैजुअल कर्मचारी के रूप में काम करने को मजबूर हो गए। क्योंकि लाला किसी भी जाति, धर्म का हो, समुदाय का हो, उसको तो मुनाफा कमाना है, उसको नहीं देखना कि कौन किसकी जाति का नहीं है। जो लाला है उसको सिर्फ पैसा ही उसका धर्म है, पैसा ही उसकी जाति है। मुनाफा अर्थात पैसा, अर्थात मुनाफा, बड़ा मुनाफा उसको कमाना है, उसको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ नहीं लेना देना। और जिसके कुपरिणाम हुए कि एक तो बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती चली गई, चरम सीमा पे बढ़ती चली गई।
पहले जब सरकारी नौकरियां थी तो अगर एक आदमी को अगर परिवार में अगर नौकरी मिलती थी तो यहाँ तक कि अपने चाचा ताऊओं के परिवार को भी वो मदद कर देता था, देख लेता था, उनके उनके खाने खर्चे से लेकर के, उनके दुख मुसीबत से लेकर के, उनके बच्चों के शादी ब्याह में भी वो आदमी मदद कर देता था। क्योंकि एक आदमी सरकारी क्षेत्र में काम करता था, वो ताकतवर होता था, तो उससे एक बड़े वर्ग को, बड़े उसके एक अपने परिवार को मदद करने में उसको भी आसानी होती थी और वो कर सकता था। क्योंकि वो उसको ये लगता था कि भाई मैं सरकारी नौकरी वाला हूँ, मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक अच्छी तनख्वाह मिलती है, मुझे अच्छे वेतन मिलते हैं। और उसके कारण वो अपने कुछ लोगों को वो अपने अपने इलाकों में, क्योंकि जो सरकारी संस्थान थे उनमें ट्रेनिंग भी दी जाती थी, अप्रेंटिसशिप भी हुआ करती थी, सरकारी होटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में, तमाम उसमें सरकारी कारखानों में, उनमें वो भी लगती थी अप्रेंटिसशिप। तो अपने वो परिवार के कुछ कुछ नौजवानों को ट्रेनिंग के करके उनको स्किल्ड करवा करके वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने काम धंधे करके अपनी आजीविका चला सकते थे। इतना बड़ा योगदान था सरकारी क्षेत्र का। और जो मैंने देखा सरकारी क्षेत्र में जो डेली वेजेस पे भी जो उनको काम चाहिए, लोग चाहिए होते सीजनल, तो वो कर्मचारियों के परिवार के बच्चों को ही बुला लिया करते थे कि भाई अपने परिवार से कोई है तो ले आओ। तो अधिकारी लगा देते थे, तो उनके बच्चों को सीजनल भी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की उनको तनख्वाह मिल जाती थी, आर्थिक मदद मिल जाती थी। क्योंकि डेली वेजर का भी काम उसमें डायरेक्ट हो जाता था और उनका रिकॉर्ड बनता था। तो भविष्य में जा कर के जब वो अपने समय पूरा कर लेते थे, नंबर ऑफ डेज पूरे कर लेते थे, वो परमानेंट भी हो जाया करते थे। इतना बड़ा सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में इतना बड़ा फायदा था, लेकिन वो ख़त्म कर दिया आरक्षण के विरुद्ध मुहिम चला करके, उसको दिखा करके जी आरक्षण की वजह से तुम्हारा ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली, उस रिजर्वेशन को ख़त्म करवाने के लिए उन्होंने अब मूवमेंट चलाए, उसके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों को बदनाम किया, जी ये तो काम नहीं करते हैं, निकम्मे हैं, नाकारे हैं। और जबकि इतना बड़ा क्षेत्र सरकारी कर्मचारी चलाया करते थे, और उन सरकारी कर्मचारियों में उनके परिवार के लोग भी थे, अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे, तो वो उनके घर भी उन पैसा जाया करता था, हिस्सा जाया करता था सरकारी उसका। तो एक तो ये कि बेरोजगारी फैल गई जबरदस्त तरीके से, और एक मुनाफाखोरी शुरू हो गई कि जो प्राइवेट खिलाड़ी हैं, प्राइवेट खिलाड़ियों ने चारों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार का, जमीन सरकार की, बिल्डिंग सरकार की, बनी बनाई सरकारी एजेंट वो संस्थानें उनको लालाओं को दे दी, और लालाओं ने सिर्फ चारों हाथों से मुनाफा बटोरा। सरकार को नुकसान हुआ भारी, और सारे नागरिकों को उसका नुकसान हुआ। और ये उल्लंघन था आर्टिकल 39 और 38 और 39 का, भारत के संविधान का, जिसमें लिखा था कि सरकारी जो जो जितनी भी संपत्तियां हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उसका ऐसे वो ना हो, विकेंद्रण ना हो कि जिससे कि चंद हाथों में वो संपत्ति आ जाए और उसका लाभ तमाम नागरिकों को ना मिले। उसका ये था कि सरकारी संपत्ति का, उनका सबका अधिकार, जो लाभ है एक एक नागरिक को मिलना चाहिए। तो जो निजीकरण की नीति आई उससे आर्टिकल 38-39 का तो खुला उल्लंघन हुआ, बाकी और भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ। दूसरी बात, जब सरकारी शिक्षा हो गई, सरकारी शिक्षा से निजी शिक्षा को जब प्राइवेट खिलाड़ियों को उतारना शुरू कर दिया, तो उसका आज की तारीख में ये हाल हो गया कि अब आपने देखा कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में वो किस तरीके से गैरकानूनी तरीके से पुस्तकालय चला रहे हैं, भारी पैसा ले रहे हैं लाखों में। जो IAS के कोचिंग करने आते हैं, ये कोचिंग सेंटर्स खोल करके, और इन्होंने वहाँ पर शिक्षा देने के नाम पर लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, और उनको गैर कानूनी तरह के वो सुविधाएं दे करके और वो वहाँ चला रहे हैं। तो उससे उनको, उनकी जीवन भी चले गए, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, जीवन भी चले गए, उधर धन संपत्ति चली गई, माँ बाप दोनों तरफ से बर्बाद हो गए। कई माँ बापों ने खेत बेच करके, कर्जा ले करके अपने बच्चे को इस सपने के साथ भेजा कि वो IAS बनेगा तो हमारा कर्जा दूर करेगा, गरीबी दूर करेगा, नहीं भी गरीबी दूर करेगा तो कम से कम खुद कुछ बन जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। तो ये तमाम चीज़ें, और आज की ये हुई, और वो बेचारे दो तरफ से माँ बाप बर्बाद हो गए, बच्चा भी चला गया, धन भी चला गया, और उनके सपने भी मारे गए। और तीसरी बात ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो ये प्राइवेट कॉलेजेस, विश्वविद्यालय खुले हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई भी करवाते हैं, ये बीए के
बीए तक के उसके करवाने के 3 साल के लाखों रुपए, 2-2 3-3 लाख रुपए भारी फीस ले रहे हैं बीए करवाने के लिए। इतना भयंकर उसका जो जो व्यवसायीकरण हो गया है, उसका मुनाफाखोरी हो गई है शिक्षा के उसमें। तो बाकी तो मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। और इसलिए अब जो तीसरी बात है स्वास्थ्य सेवाएं, 1992 के बाद उन निजीकरण की नीतियों से ये बुरी हालत हुई कि जो हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, तमाम इसमें प्राइवेट खिलाड़ी उतार दिए। यहाँ तक कि जो दवाई बनाने वाली कंपनियां भी मुनाफाखोरी के चक्कर में वो बहुत सारे पैसा ले रही हैं और वो भी मुनाफा कमा रही हैं। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मैंने देखा कि जो लोग निजीकरण के पक्ष में थे और सरकारी सेवाओं के विरुद्ध थे, मैंने उनमें से बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा है कि जब कोरोना का समय आया तो वो चिल्ला रहे थे, मुंह फाड़ करके चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें किसी तरह सरकारी हॉस्पिटलों में भर्ती करवा दो। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने उनको चर्बी उतार ली, उनको लूटा चारों हाथों से। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि कोई आदमी अगर मर भी जाए तो उसको वेंटिलेटर पर रख करके और उससे पैसा वसूला करता, 3-3 4-4 दिन रख के उनसे लाखों रुपए का बिल उनके सामने रख दिया जाता है कि या तो बिल दो तब लाश मिलेगी। इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं, इस तरह से लूट, भयानक लूट हो रखी है। आज इतनी भयंकर दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं कि कोई हद, कोई ठिकाना नहीं है। लोग भाग रहे हैं, फ्री की सुविधाओं की तरह भाग रहे हैं। मैं गया था अभी, यहाँ पर एक होम्योपैथी हॉस्पिटल सरकार ने खोले हैं, उसमें मैं गया था परसों। भयंकर लाइन लगी है क्योंकि दवाइयाँ जो इंग्लिश दवाइयाँ, वो भारी एलोपैथिक दवाइयाँ बड़ी महंगी हो गई हैं, इलाज महंगा हो गया, लोग सरकारी उसकी तरफ भाग रहे हैं। अब ये उसका दुष्परिणाम ये है कि आज भयंकर तरीके से इलाज पाना मुश्किल हो गया, पैसे लूट मची है। किसी छोटे से MBBS डॉक्टर के पास भी चले जाओ तो वो भी अपने लेवल के हिसाब से पैसे फीस चार्ज कर रहा है। और तीसरी चौथी बात ये कि जहाँ बिजली पानी की बात है, बिजली जो सरकारी हुआ करती थी अब बिजली प्राइवेट हाथों में दे दी है। फायदा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सेंटर सुंदर सुंदर बना दिए, सुंदर सुंदर उन्होंने स्टाफ रख दिया जो वहाँ पे पेमेंट लेते हैं, और उन्होंने वहाँ पर वो वसूली के नाम पर वहाँ पर वो बड़े बड़े वो बदमाश कंपनियों को रख दिया है जो जा करके वो वहाँ पर रिकवरी करते हैं, और उसमें भी घूसखोरी हो गई है। उनको पैसे दो तो वो कुछ दिन के लिए टाल देते हैं मीटर काटना। और दूसरी बात ये कि अभी जो यहाँ पर राजेंद्र नगर में घटना हुई है उससे 1 हफ्ते पहले, 3 दिन पहले वहाँ पर बिजली के करंट, जब बारिश पड़ी तो बिजली के वायर बाहर निकले हुए हैं, आज भी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। और उससे बच्चों की, एक नौजवान की मौत हुई, 3 बच्चों की मौत हुई, और ऐसी बहुत सारी मौतें होती हैं निजीकरणों के नाम पर, क्योंकि ये सिर्फ मुनाफा कमाते हैं। इन्होंने रिकवरी करी जो पुराने पैसे थे सरकारी, इन्होंने नई व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं दी। और जहाँ तक पीने के पानी की बात है, जगह जगह मैं देखता था प्याऊ लगते थे। 1990 से पहले लोग मटके रखते थे, पानी फ्री होता था, सरकारी पानी के लाने की व्यवस्था करते थे। लेकिन जब मिनरल वाटर और पानी बिकने लग गया तो आज मैं देखता हूँ आदिवासी इलाकों में भी उनके अपने संसाधन होते हुए पानियों के वो मिनरल वाटर ला करके पीते हैं, और मुनाफा कंपनियां, बिजली कंपनियां दबा करके पानी कंपनियां पैसे बना रही हैं। और बिजली का तो हाल ये है कि सरकार बिजली पैदा करती है लेकिन निजी लाला उनको ठेका दे करके बिजली का, और वो बिजली में पैसा कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आज मैं इसको कहना चाहता था कि जिन लोगों ने भी निजी रिजर्वेशन के आरक्षण, SC/ST आरक्षण, OBC आरक्षण के को ख़त्म करने के नाम पर प्रचार चलाया, और जिन लोगों ने उसका समर्थन करा, आज वो जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो चौतरफा लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। आज उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये दुष्परिणाम निजीकरण के हैं, और निजीकरण को बदनाम किया, लाने का मकसद था कि आरक्षण को ख़त्म करना, और ये दुष्परिणाम अब सबको भुगतने पड़ रहे हैं, चाहे SC/ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, सबको, या जनरल हो, पूरे देश के एक एक नागरिक को निजीकरण के ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। और सरकारें और नौकरशाही और लाला, ये जो तमाम लोग तीनों मिलके तिकड़ी, ये आनंद लूट रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश को लूट करके विदेशों में बैठ के आनंद ले रहे हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनके तो आनंद आ गए, लेकिन इस देश का संसाधन जो तमाम नागरिकों में इक्वल बंटना था, उनका लाभ मिलना चाहिए था, वो संविधान को इन्होंने तार तार करके इस देश को बेचने की कवायद की, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण ख़त्म करने के नाम पर।
साथियों, मुझे ये कहना था, आपको वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें, शेयर करें, लाइक करें और आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।